हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं जिसका कि नाम है, आप लोग डेली न्यूज़ की सुर्खियों में देख ही रहे होंगे कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध, जो कि वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए हम अपने वीडियो को बना रहे हैं और अपनी तरफ से समझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखेंगे कि आखिर रसिया और ये यूक्रेन का क्या युद्ध है, किस ज़मीन को लेकर के भी युद्ध है, आखिर ये यूरोपीय संघ क्यों नहीं बनाना चाहता है यूक्रेन को, जिसके लिए ये रोक लगा रहा है बराबर रसिया, और आखिर इसने क्यों अटैक किया है। इन सारी राजनीतिक मुद्दों, आर्थिक मुद्दों पर बात करते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं और हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हमारे वीडियो से हर एक स्टूडेंट को कतई एकदम से क्लियर हो जाए कि आखिर मामला क्या है। अक्सर लोगों को सब कुछ पढ़ लेते हैं, न्यूज़ भी पढ़ लेते हैं, फिर भी उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मामला है क्या। तो चलो आज हम थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं कि मामला है क्या। मामला जानने से पहले आप थोड़ा यहाँ पे डायग्राम में देख लीजिए। यहाँ पे आपको एक वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा जिसमें कि हम आपको पहले तो कंडीशन दिखा देते हैं कि रसिया कहाँ पर है। तो आप देख लीजिए, ये आपको रसिया दिख रहा होगा, ये रसिया है, और फिर जिससे इसकी लड़ाई चल रही, युद्ध हो रहा है, वो कौन सा देश है, वो यूक्रेन है। ये छोटा सा यूक्रेन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो रसिया और यूक्रेन के बीच में आपस में लड़ाई चल रही, रसिया वर्सेस यूक्रेन, इनकी आपस में लड़ाई हो रही, लड़ाई चल रही है, वर्तमान समय में युद्ध चल रहा है। तो आखिर क्यों चल रहा है युद्ध, चलिए थोड़ा इसकी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। आखिर कब से इस लड़ाई की शुरुआत हुई और इसके पीछे के कारण क्या हैं और आगे क्या होने के चांस है। पूरा विस्तार से वीडियो पूरा देखेंगे अंत तक, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। चलो हम आपको ले चलते हैं थोड़ा इतिहास की बीती बातों पर। बात हम उस समय की कर रहे हैं जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी की नाजी फौज ने क्रीमिया पर आक्रमण कर लिया था। अच्छा, क्रीमिया क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। तो क्रीमिया ही एक ऐसा प्रायद्वीप है जिसको के लेकर के विवाद चल रहा है। किसको? क्रीमिया को लेकर के रसिया और यूक्रेन के बीच में। क्रीमिया है कहाँ पर, तो जान लीजिए क्रीमिया ये छोटा सा आपको दिख रहा है, ये छोटा सा भाग ये क्रीमिया का है। ये आपको हो सकता है ग्रीन कलर में दिख रहा है, जिस पर 13 लिखा हुआ है, ये क्रीमिया वाला भाग है, ठीक है। इसी क्रीमिया के भाग को लेकर के लड़ाई चल रही है प्रेजेंट समय पर। पूरी बात बताएंगे क्यों लड़ाई चल रही है, आखिर इस क्रीमिया में ऐसा क्या है, वो सारी बातें जानने से पहले थोड़ा इतिहास की ओर पर नज़र डालते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय पर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने क्या किया था, उसने अटैक कर दिया था और क्रीमिया को अपने अंडर में ले लिया था। यानी नाजी फौज ने लगभग 3 साल तक क्रीमिया को अपने कब्जे में रखा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1941 में उसने अपने कब्जे में रखा। सन 1944 की बात है, ईस्वी 1944 में जो सोवियत संघ था, पहले जो रूस था वो एक सोवियत संघ, एक संघ पूरा बना हुआ था उसका, कई सारी कंट्रीज का। तो सोवियत संघ में जो रूस था उसकी रेड आर्मी ने जर्मनी की सेना पर अटैक कर दिया और फिलहाल इसको आज़ाद कराया, वहाँ से क्रीमिया को आज़ाद करा लिया। आपको साथ में ये भी बताते चलें कि सोवियत संघ के उस समय पर जो मेन हेड थे, मुखिया जो थे, वो जोसेफ स्टालिन थे। सारे पॉइंट को नोट करते रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, याद करते रहिएगा, क्योंकि इन सबका फैक्ट आगे जोड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मामला क्या है। तो आपको हम बताते चलें कि उस समय पर जो सोवियत संघ था उसके मुखिया जो थे वो जोसेफ स्टालिन थे। तो जोसेफ स्टालिन जो उसके मुखिया थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रीमिया के एक विशेष समुदाय पर निशाना साध लिया था। अर्थात ये क्रीमिया को अपने अंडर में लेना चाहते थे। क्रीमिया में एक विशेष जनजाति कह सकते हैं या विशेष समुदाय कह सकते हैं, इसको हम तातार नाम से जानते हैं। एक विशेष समुदाय रहता था, इसको कि हम तातार नाम से जानते हैं, तातार। तो तातार नाम का एक विशेष समुदाय जो कि क्रीमिया के अंदर रहता था, यहाँ पर रहता था। इस समुदाय को लगभग यहाँ के 2 लाख लोगों को स्टालिन ने यहाँ से निकाल दिया, निर्वासित कर दिया। बहुत ज़्यादा इन पर जो है कहर ढाया गया और इनको यहाँ से निकाल दिया गया। अच्छा, क्रीमिया के इन लोगों को निकालने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो क्रीमिया के इन लोगों को निकालने के पीछे स्टालिन का एक ही उद्देश्य था कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रूस के नागरिकों को स्थान दिया जाए।
क्यों? क्योंकि जब रूस की जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगी तो धीरे धीरे ये रूस के अंडर में ये क्षेत्र हो जाएगा। तो इसलिए रूस के अंडर में वो क्षेत्र लाने के लिए वहाँ से इन्होंने तातार समुदाय को बाहर निकाल दिया और उसको कहाँ भेज दिया? उसको साइबेरिया और मध्य एशिया की तरफ भेज दिया। वहाँ भी इनको बहुत सताया गया। खैर, होते होते क्या हुआ कि 1953 के लगभग में स्टालिन की मृत्यु हो गई। स्टालिन की मृत्यु के बाद जो स्टालिन का विरोधी पक्ष था, जिसका कि नाम था निकिता खुश्चेव, तो जो निकिता खुश्चेव था, जो सोवियत संघ का इनके बाद में मुख्य चीफ बना, निकिता खुश्चेव जिसका नाम है, उसने क्या किया? उसका एक ही उद्देश्य था कि जो भी स्टालिन के द्वारा किए गए काम हैं, यानी स्टालिन ने जो भी कुछ किया है उसको सबको हटाना है। उसका मुख्य यही उद्देश्य था कि स्टालिन ने जो भी किया है वो सारे काम इसको डिलीट करने हैं, कैंसिल करने हैं और अपना नया शुरू करना है। उनका उद्देश्य था क्रीमिया को अपने पक्ष में लेना। लेकिन जैसे ही निकिता खुश्चेव आया सोवियत संघ के अंडर में, या सोवियत संघ इसके अंडर में जैसे आया, वैसे ही निकिता खुश्चेव ने क्या किया? निकिता खुश्चेव ने क्रीमिया को 1954 में यूक्रेन को एक गिफ्ट के रूप में दे दिया। क्यों दे दिया? थोड़ा इसके पीछे जान लेते हैं। 1654 की बात है। 1654 जो था, 1654 में क्या हुआ था? जो यूक्रेन था वो जॉर्डन का हिस्सा था, जॉर्डन रूस का हिस्सा था। 1654 की बात है। अच्छा, 1954 की अगर हम बात करें तो 1954 में इसको लगभग 300 साल पूरे हो रहे थे। लगभग 300 साल पूरे हो रहे थे। तो 300 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस त्यौहार को अच्छी तरह से मनाने के लिए निकिता खुश्चेव ने क्या किया? क्रीमिया को रूस को दान में दे दिया। क्रीमिया रूस को पाकर के बहुत खुश था। उसके बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे रूस का जो सोवियत संघ था, 1991 में सोवियत संघ भी टूट गया। सोवियत संघ के टूट जाने के बाद यूक्रेन ने अपने आप को आज़ाद बोल दिया। यूक्रेन ने अपने आप को आज़ाद ऐलान कर दिया कि अब यूक्रेन आज़ाद है। क्योंकि 1991 में जब सोवियत संघ अलग अलग भागों में टूट गया, इसका विखंडन हो गया, सारी कंट्रीज अलग अलग हो गई, तो फिर यूक्रेन ने भी अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। खैर, जब यूक्रेन आज़ाद हो गया तो इसके साथ ही जो तातार समुदाय के लोग, जिनको स्टालिन ने निकाल दिया था कभी, वो तातार समुदाय के लोग वापस क्रीमिया में आ गए। क्रीमिया में वापस आ गए। कौन? तातार समुदाय के लोग। क्यों आ गए वापस? क्योंकि अब इनका देश जो था वो आज़ाद हो चुका था, ऐसा इनको लग रहा था। ठीक है, रूस ने हरकतें क्या करनी शुरू की? क्योंकि रूस तो इनका पुराना दुश्मन रहा उस क्रीमिया को लेकर के। रूस ने क्या किया? रूस ने अपने हथियारों से लैस गुप्तचरों को इनके यहाँ भेजना शुरू कर दिया और बहुत हरकतें करनी शुरू कर दी। यानी छोटे छोटे अटैक करवाने शुरू कर दिए इनके अंदर, उनके कंट्री के अंदर छोटे छोटे अटैक करवाने उसने शुरू कर दिए। और ये धीरे धीरे गृह युद्ध वाली स्थिति वहाँ पर पैदा होती रही। सन 2008 की बात है, जब यूक्रेन में बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी होने के कारण यूक्रेन की करेंसी बहुत डाउन हो गई। यूक्रेन पूरे गरीबी हालात से गुजर रहा था उस समय पर। तो यूक्रेन को उस समय पर ज़रूरत थी किसकी? यूक्रेन को ज़रूरत थी उस समय पर किसी ऐसे देश की जो उसकी आर्थिक रूप से मदद करे। इसलिए उसको यूरोपीय संघ की ज़रूरत पड़ी। अर्थात यूरोपीय संघ से अगर वो जुड़ा होता तो यूरोपीय संघ के जितने भी कंट्री हैं वो सारे उसकी मदद करते। लेकिन यहाँ पर तो यूरोपीय संघ से वो जुड़ा ही नहीं था। तो 2013 में उसने यूरोपीय संघ से जुड़ने के लिए जो वहाँ के विक्टर यानुकोविच, उस समय पर वहाँ के पीएम थे शायद, तो उसी समय पर ये विक्टर जो यानुकोविच थे, ये जुड़ने से पीछे हट गए। क्यों पीछे हट गए आपको बताते हैं। यूक्रेन जुड़ना चाह रहा था, लेकिन यहाँ के जो पीएम थे ये विक्टर यानुकोविच, ये पीछे हट गए। तो वहाँ की जनता ने इन पर एक आरोप लगाया कि ये रूस के दबाव में पीछे हट रहा है। यूक्रेन के जो नेता थे वो रूस के दबाव में पीछे हट रहे हैं, इसलिए ये नहीं जुड़ पा रहे हैं। बहुत सारी जनता ने अपील की, इनका जनता ने इस्तीफा मांगा। आखिरकार यानुकोविच वहाँ से भाग गए और रूस भाग करके चले गए। उसी बीच वहाँ का कोई जब बचा ही नहीं, तो पीएम तो बचा नहीं वहाँ का, वो पीएम तो पहले रूस चला गया।
तो रूस ने इसी बीच फिर से अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद क्या किया, यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों को, इसके लुहांस, पेटिक्स और डोनेस्क पर उसने कब्जा कर लिया। इसी के हिस्सों को, इसी के बीच के हिस्से यहीं पर हैं आसपास में, तीनों हिस्से, उनको इसने कब्जे में ले लिया। ठीक है, कब्जे में लेने के बाद क्या हुआ, अभी हाल ही में लगभग वही 6-7 महीने पहले एक सम्मेलन हुआ था, इसे याल्टा यूरोपीय शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जिसे याल्टा यूरोपीय शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि यूक्रेन जो था ये भाग लेने के लिए कोशिश कर रहा था कि उसमें उसे भाग लिया जाए। तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के क्या हैं, यूक्रेन के पीएम हैं। तो व्लादिमीर जेलेंस्की ने ये वहाँ पर जाकर के आशंका जताई कि रूस उन पर लगातार 7-8 सालों से लड़ाई करने के लिए तैयार है, यानी लड़ाई कर ही रहा है, समझ लीजिए छोटी मोटी लड़ाई, और वो लड़ने के लिए तैयार है, एकदम तैयार बैठा है, ऐसा उन्होंने यूरोपीय शिखर सम्मेलन में कहा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी बात ये जान लेते हैं कि आखिर क्रीमिया में ऐसा क्या है जिसके लिए रसिया जो है बराबर इन पर अटैक करता आ रहा है या अटैक कर रहा है। तो समझ लेते हैं कि यूक्रेन में ऐसा है क्या, यूक्रेन के अंदर क्रीमिया में ऐसा क्या है। तो आपको हम बताते चलें कि ये जो क्रीमिया है, इस क्रीमिया के नीचे इस साइड में ये आप देख पा रहे होंगे, ये ब्लैक सी है, यानी काला सागर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और इसके यहाँ पर ये जो है आजोव सागर है, इसको आजोव सागर के नाम से जानते हैं, आजोव सागर है। तो यहाँ पर क्रीमिया को कब्जा करने की बात ये है क्योंकि जो ब्लैक सी है इसके पड़ोस में, ब्लैक सी में ऐसा वहाँ के विद्वान लोग बताते हैं, कहते हैं कि ब्लैक सी में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेट्रोलियम है, और बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें इसमें ऐसी ऐसी पाई जाती हैं जो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली हैं। बस इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के रसिया लगातार इन पर अटैक कर रहा है, क्योंकि वो क्रीमिया को अपने अंडर में करना चाहता है, सिर्फ इस बात को लेकर के कि अगर वो क्रीमिया को अपने अंडर में कर लेगा तो उसके आसपास के रोमानिया हो गया, ये आप रोमानिया देख पा रहे होंगे, बुल्गारिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ऐसे जॉर्जिया हो गया, इनको तो फिर ये अपने अंडर में कर ही लेगा। अगर वो पहले क्रीमिया को अपने अंडर में कर पाए तो फिर आस पड़ोस के धीरे धीरे सारे कंट्रीज को अपने अंडर में धीरे धीरे कर लेगा, और ये उस एक अभेद्य कह सकते हैं उस क्या बोलना चाहिए, ब्लैक सी के पास पहुंच जाएगा, जहां पर कि बहुत सारे कॉस्टली मिनरल्स पाए जाते हैं। और इसी बीच को लेकर के, इसी ब्लैक सी को लेकर के अक्सर रसिया की तुर्की से लड़ाई होती ही रहती है। तो तुर्की और रसिया के भी जो बेड़े जो हैं, इनके जहाजी बेड़े, ये भी इसी में ब्लैक सी में अलग अलग जगहों पर लगातार पाए जाते हैं। सिर्फ इसी बात को लेकर के इनकी लगातार अभी तक लड़ाई ही चल रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग लगातार उसमें अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, तथा वहाँ के मिनरल्स हैं जो पेट्रोलियम्स है, यानी ब्लैक सी पर पूरा अपना हुक्माना जताने के लिए इनकी लड़ाई चली आ रही है। तो आशा करते हैं आप पूरा समझ पाए होंगे। अगर कहीं पर भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट करें। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।